बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चैप्टर नंबर 10 के जो हमारे न्यूमेरिकल्स रह गए हुए थे, मैं आप लोगों को आज के इस लेक्चर में वो चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स करवाने लगा हूँ। ठीक है, ज़रा आप लोगों ने इन न्यूमेरिकल्स को बड़े अच्छे तरीके से गौर से समझना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्योंकि आपको पता है चैप्टर नंबर 10 का पेयर चैप्टर नंबर 11 के साथ है, तो जिस बच्चे को चैप्टर नंबर 11 आता है और उसको चैप्टर नंबर 10 ना आता हो तो ये तो वैसे ही जो है ना, क्या नाम है, उसके लिए बड़ी एक नुकसान वाली बात है उसकी एफएससी के लिहाज से। ठीक है, तो चलें जी शुरू करते हैं हम टाइम को ज़ाया किए बगैर। कहता है अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। एक कन्वर्जिंग लेंस है और उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है। उसके बाद कहता है इज़ यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। लो जी, मैग्नीफाइंग ग्लास मीन सिंपल माइक्रोस्कोप, ये भी आपको पता है। इफ़ द नियर पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वर इज़ 25 सेंटीमीटर। आपको पता है जो नियर पॉइंट होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जिसको बोलते हैं, वो 25 सेंटीमीटर ये भी दे दिया गया है। एंड द लेंस इज़ क्लोज टू द आई, और लेंस आँख के बहुत करीब है। तो कहता है अब कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। आपको पता है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप लोगों ने मालूम करना है एक चीज़। और उसके बाद दूसरी चीज़ आप लोगों ने क्या मालूम करनी, पहला पॉइंट ये, दूसरा एंगुलर मैग्नीफिकेशन मालूम करनी है आप लोगों ने। और बच्चों तीसरा एंगुलर मैग्नीफिकेशन व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। कहते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन व्हेन द इमेज इज एट इन्फिनिटी। लो बच्चों, ये आप लोगों ने कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने मालूम करनी है। अच्छा, अब इसके लिए ना आप लोगों ने क्या काम करना है, सबसे पहले तो देखें, आप लोगों को पता है जो लेंस फार्मूला होता है ना, जो आपका लेंस फार्मूला है, देखें लेंस फार्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अच्छा, अब आपको पता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप में अगर आप लोगों को ये छोटा सा जो कॉन्सेप्ट था इसका, वो अगर आप लोगों को यहाँ पर याद हो कि यहाँ पर आप लोगों की एक ब्यूटीफुल आंख थी, ठीक है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, और यहाँ पर आप लोगों के पास एक फाइनल इमेज बना था, अगर आप लोगों को ये याद हो। ठीक है, तो अब ये जो इमेज बना था, ये इमेज रियल था नहीं, वर्चुअल था, इन्वर्टेड वर्चुअल है, इन्वर्टेड है। तो इसका मतलब है मैग्नीफाइंग ग्लास में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है, इन्वर्टेड होता है और मैग्नीफाइड होता है। तो एज द इमेज इज वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज का अगर आप लोगों को मैंने ये ना यूट्यूब के लेक्चर्स के ऊपर भी बता दिया, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए वर्चुअल इमेज का जो डिस्टेंस होता है ना, वो हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। तो क्यू जो होता है वो -25 सेंटीमीटर लिया जाता है। अब देखें एफ आप लोगों को गिवन है 5 सेंटीमीटर, पी ये है, और क्यू कितना है 25 सेंटीमीटर, ये -25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे -25 आ गया। ठीक है बच्चों, 1/p इधर ही रहा, ये -1/25 उधर जाके प्लस 1/25 हो गया। और उसके बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, ये देखें, इसके बाद आप लोगों ने यहाँ से 1/p इज इक्वल टू 6/25 है आपके पास, और यहाँ से आप लोगों ने फाइनली p की वैल्यू निकाल ली, वो कितनी आई 4.2 सेंटीमीटर। लो बच्चों, ये p आप लोगों के पास आसानी से आ गया है। ठीक है, देखें एक बार इसको दोबारा से सुन लें, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, q इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर, तो 1/5 इज इक्वल टू 1/p माइनस 1/25। ठीक है, सो 1/p, और यहाँ से हम लोगों ने बच्चों 1/p से क्या निकाल लिया, अकेला p निकाल देना है, वो आप लोगों ने डिराइव कर लेना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब सेकंड एंगुलर मैग्नीफिकेशन मालूम करनी है। अब मुझे बताएं एंगुलर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आप लोगों को पता है, m इज इक्वल टू 1 प्लस d/f होता है। ये नोट करते जाओ साथ साथ, ठीक है ना, आपके पास बाद में इतना टाइम नहीं होना कि आप लोग इसको नोट करें। m इज इक्वल टू 1 प्लस d/f। अब d कितना है, 25 है, और क्योंकि ये तो जनरल मैग्नीफिकेशन है ना, मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला, अक्सर बच्चे कहते हैं सर जी अब यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। भाई ये फार्मूला डिराइव हो चुका है माइनस लग के, यहाँ पर अब d को 25 ही पुट करना है। तो बच्चों लो जी, यहाँ पे आप लोगों के पास मैग्नीफाइंग पावर 1 प्लस d/f फार्मूला गया, d 25 है, f सवाल में आप लोगों को दिया गया था 25 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दी गई थी। तो मेरा ख्याल है यहाँ से m भी आप लोगों के पास बड़ी आसानी से आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद तीसरा उसका था कि व्हेन द इमेज इज एट इन्फिनिटी। तो याद रखिएगा बच्चों, जब इमेज इन्फिनिटी पे बनता है ना, इमेज इन्फिनिटी पे उस वक्त बनता है जब ऑब्जेक्ट एट द प्रिंसिपल फोकस पड़ा होता है। आप लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है ना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इट मींस p जो होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों, f के बराबर होगा। व्हेन द इमेज इज एट इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट फोकस, हेंस p इज इक्वल टू f। ठीक है, अगर किसी बच्चे का जो मतलब यहाँ पर रह जाए ना, तो वो यूट्यूब के ऊपर जो मेरे चैनल के ऊपर लेक्चर है उसके ऊपर ये मेरे सारी चीज़ अपलोड है। आप लोग यहाँ पर अगर आपको अब जूम ऐप के ऊपर वगैरह भी सही तरह नहीं मतलब क्लियर हो रहा, क्लियर होने से मतलब स्पीडीली अगर लग रहा है, तो आप लोग वहाँ पर भी जाके ठहर ठहर के आराम से देख सकते हैं। लो बच्चों,
अब उसके बाद m इज इक्वल टू क्या होता है, q ओवर p, आपको पता होता है। और p अभी मैंने बताया ऑब्जेक्ट इमेज उस वक्त इन्फिनिटी पे बनता है जब ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर पड़ा होता है, तो q की जगह पर क्या आ जाएगा बच्चों, f आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू q ओवर f। तो इसका मतलब है मैग्निफिकेशन एट इन्फिनिटी, और q जो होता है वो आपको पता है d के बराबर भी होता है, तो q इज इक्वल टू d आ गया फिर। तो ये d ओवर f, तो मैग्निफिकेशन एट इन्फिनिटी निकालनी हो जब भी फार्मूला क्या यूज होगा, d ओवर f यूज होगा। तो लो बच्चों, अब d आप लोगों को पता है 25 है, f 5 थी, तो आप लोगों के पास मैग्नीफाइंग पावर भी इनको डिवाइड करके 5 आ जाएगी। सो बच्चों ये था आपका बुक का पहला न्यूमेरिकल, ठीक है, टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 10 का पहला न्यूमेरिकल था, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल था। अच्छा, इसके बाद दूसरे न्यूमेरिकल में अब उसने क्या कहा है, कहता है अ टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव हैज फोकल लेंथ 96 सेंटीमीटर। लो बच्चों, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है जी, उसकी जो टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव है, उसकी टेलीस्कोप की मैंने वीडियो अपलोड कर दी हुई है, वो आप लोग देख लीजिएगा। अ टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव हैज फोकल लेंथ 96 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 12 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड मिनिमम डायामीटर ऑफ द सिंपल आई पीस लेंस फॉर विच द टेलीस्कोप, ठीक है जी, टू फॉर यूज विद द टेलीस्कोप इफ द लीनियर मैग्निफिकेशन रिक्वायर्ड इज 25 टाइम्स and the light transmitted by the objective from a distant point on the telescope axis is to fall on the eyepiece। देखें भी सारी बातें छोड़ें, आप लोगों को पता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव आपको उसने दे दी थी सवाल में, डायामीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव भी दे दिया था। उसके बाद कहता है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस आप लोगों ने मालूम करनी है, ठीक है, और उसके बाद डायामीटर ऑफ आई पीस आप लोगों ने मालूम करना है, जबकि मैग्नीफिकेशन जो उसने दे दी थी वो 24 दे दी थी। ये सारा कुछ आप लोगों को प्रोवाइड है, इसके मजीद कॉन्सेप्ट आपने समझने तो आप टेलीस्कोप के टॉपिक में जाएं, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। अब मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला होता है m इज इक्वल टू एफ ओ ओवर एफ ई, ये इसकी मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला है। तो बच्चों मुझे बताओ यहाँ से एफ ई किसके बराबर आएगा, ये क्लियरली नजर आ रहा है, एफ ई इधर चला गया तो एम इधर आ जाएगा, तो एफ ई बराबर आएगा एफ ओ ओवर एम। अब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 96 थी, ठीक है, और मैग्नीफिकेशन 24 थी, तो बच्चों फोकल लेंथ ऑफ आई पीस कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आप लोगों के पास ये आ गई है। मेरा ख्याल है इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब जो आप लोगों ने नेक्स्ट चीज़ देखनी है वो क्या है, अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें, फोकल लेंथ का डायामीटर के साथ क्या रिलेशन होता है बच्चों, डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये आप लोगों ने याद रखनी है बात। जिस लेंस का डायामीटर जितना ज़्यादा होता है उसकी फोकल लेंथ उतनी ज़्यादा। तो मेरी बात सुने, जब एफ का डी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा तो क्या मैं कह सकता हूँ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ओवर फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव ओवर डायामीटर ऑफ आई पीस। ये डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन वाला लेक्चर भी यूट्यूब के ऊपर अपलोड है, आप लोग वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव ओवर डायामीटर ऑफ आई पीस इज इक्वल टू एफ ओ ओवर एफ ई। तो बच्चों यहाँ से डायामीटर ऑफ आई पीस किसके बराबर आ जाएगा, एफ ई ओवर एफ ओ इंटू डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। कैलकुलेट करें, अब एफ ई है, एफ ओ भी है, डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव भी है, तो जस्ट आप लोग इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करें तो बच्चों आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा आसान सा मतलब न्यूमेरिकल था, इसमें किसी किस्म की कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं थी। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से अब नोट कर लें। अच्छा, अब एक चीज़ ना आप लोग अपने जहन में रखें, देखें आप लोग अपनी तैयारी घर में बैठे कर रहे हैं तो तैयारी बड़े अच्छे तरीके से करें। ठीक है, यूट्यूब का जो लेक्चर है, ठीक है, टुडे फिजिक्स, आप सब बच्चों को पता है, आप लोग उस लेक्चर उस के अंदर से ना मतलब अपने सारे लेक्चर्स को अच्छे तरीके से हासिल करें। और आपके चैप्टर नंबर 9 के तो मुकम्मल लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं और 10 के भी ऑलमोस्ट सारे हो गए हैं। इसके अलावा मैं पास्ट पेपर्स के MCQs भी बच्चों अपलोड करता जा रहा हूं, तो आप लोग डेली बेस पर चैनल से इन कॉन्टैक्ट रहें। आपके जितने भी मतलब बोर्ड के बारे में हमारे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है वो भी सारी मैं उस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, अब तीसरा न्यूमेरिकल क्या था, देखें उसने कहा है अ टेलीस्कोप इज़ मेड ऑफ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कहता है टेलीस्कोप है इज़ मेड ऑफ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, उसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ के साथ बनाया गया और आई पीस की फोकल लेंथ उसमें कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। कहता है बोथ कन्वेक्स लेंसेज, कहता है मैग्नीफाइंग पावर बताएं। देखो यार, ये तो शुगल ही हो गया है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 20 सेंटीमीटर है बच्चों, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस 5 सेंटीमीटर है। मैग्नीफिकेशन निकालनी है, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है एफ ओ ओवर एफ ई। ठीक है, अब एफ ओ ओवर एफ ई, एफ ओ कितना है 20, एफ ई कितना है 5 है, तो 20 ओवर 5 आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू 4 आ गई। इसमें कुछ मुश्किल था, ओ भाई फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की भी दी है, आई पीस की भी दी है, तो एम इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ओ ओवर एफ ई। तो जस्ट फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी है तो यार आंसर आ गया, इसमें तो कोई मुश्किल चीज़ है ही नहीं है। ठीक है, जस्ट m इज इक्वल टू एफ ओवर एफ ई लगना है आपका, तो आंसर आ जाना है। इसके बाद है बच्चों आपका जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है,
क्या कहता है वो इसके बारे में, अ सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है जी, अ सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये डायग्राम भी बना दी अब साथ ही आप लोगों के लिए। अ सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट हैज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर एंड एन आई पीस ऑफ, लो जी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ भी आपको दे दी है, आई पीस की फोकल लेंथ भी दे दी है। कहता है वेयर इज द फाइनल इमेज फॉर्म्ड, कहता है बताएं फाइनल इमेज कहाँ पर फॉर्म्ड होगा। तो बच्चों एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव दी है 100 सेंटीमीटर, आई पीस की कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। इमेज फाइन कहता है डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज आप लोगों ने बताना है, उसको हम लोगों ने क्यू प्राइम का नाम दे दिया है। और उसके बाद कहता है कैलकुलेट द एंगुलर मैग्निफिकेशन, आपने एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कैलकुलेट करनी है। तो लो जी दो पार्ट हैं, एक में हमने डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज मालूम करना है, जो फाइनल इमेज बनता है उसका डिस्टेंस, मतलब ये फाइनल इमेज कहाँ पर बन रहा है हमें नहीं पता इस वक्त कहाँ पर बनता है। वैसे मैंने आप लोगों को टेलीस्कोप के टॉपिक में बताया हुआ है कि इन टेलीस्कोप फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, फाइनल इमेज बच्चों कहाँ पर बनता है, इन्फिनिटी पर बनता है। तो अब आपको नहीं ना पता कि कहाँ इन्फिनिटी पर बनता है, अभी आप लोग कैलकुलेट भी इसको कर लेंगे, भी आप लोग देखना, ये देखें कहते हैं इन नॉर्मल एडजस्टमेंट द इमेज ड्यू टू ऑब्जेक्टिव इज फॉर्म्ड एट द फोकस ऑफ आई पीस। ये आप लोगों को याद है, ऑब्जेक्टिव जो इमेज बनाता है वो ये जो पॉइंट होता है बच्चों, ये पॉइंट मैंने बताया था फोकस पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव भी होता है और फोकस पॉइंट ऑफ आई पीस भी होता है। ये मैं आपको वीडियो के लेक्चर में बता चुका हूँ, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये डायग्राम जस्ट आपको समझाने के लिए बनाई गई है। तो देखें इसका मतलब ये हुआ कि जो आप लोगों का ये जो ऑब्जेक्ट है ना बच्चों, ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो कितना है 5 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ठीक है ना। हमने तो फाइनल इमेज निकालना है, तो फाइनल इमेज तो आई पीस बना रही है। तो एक बात याद रखना, आई पीस की फोकल लेंथ जितनी होगी इतना ही, देखे ना ये जो चीज़ है ये इमेज है इसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, मगर इसके लिए क्या है, ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, इसके लिए क्या है ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट का लेंस से डिस्टेंस इस वक्त एफ ई है, और उस इमेज ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मैंने पी प्राइम बोला, जो कि इस वक्त एफ ई है 5 सेंटीमीटर है। तो आपने सॉल्यूशन में सबसे पहले तो ये बात लिखनी है, नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में, ये भी मैंने आपको बताया, व्हेन अ टेलीस्कोप इज सेड टू बी नॉर्मल एडजस्टमेंट, अ टेलीस्कोप इज सेड टू बी नॉर्मल एडजस्टमेंट इफ इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लाइज एट द पॉइंट विच इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। तो बच्चों ये तो अब एक बात यहाँ पर याद हो गई आप लोगों को कि यहाँ पर P प्राइम इज इक्वल टू एफ ई विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इसको साथ साथ नोट करें। उसके बाद अब फार्मूला आप लोगों को पता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q होता है, मैंने P प्राइम और Q प्राइम लगा दिया, ठीक है। अब देखें आई पी इसकी फोकल लेंथ थी 5 और ये जो डिस्टेंस है ये भी कितना है 5 है, तो ये 1/5 है, ये भी 1/5 है। वैसे आपस की बात है ये दोनों यहीं पे कट गए तो 1/q प्राइम तो 0 आ जाना है, ठीक है। तो देखें अब ये 0 को इधर ले आए, क्यू प्राइम को इधर ले आए, तो आपको पता है समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, जिसको इन्फिनिटी बोलते हैं। तो लो जी वैसे भी याद रखना है, इन टेलीस्कोप फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो बच्चों फाइनल इमेज कहाँ पर बनता है, हमेशा इन्फिनिटी पर बनता है। ये था आपका चौथा न्यूमेरिकल। उसके बाद मैग्नीफाइंग पावर आपको पता है m इज इक्वल टू एफ ओ ओवर एफ ई होती है, एफ ओ भी गिवन है, एफ ई भी गिवन है, जस्ट इन दोनों को आप लोगों ने डिवाइड करना है बच्चों, आप लोगों के पास मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी। तो लो जी ये हमारी जो थी ओवरऑल मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, हम लोग वो अपना मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप कैलकुलेट कर लिया। एक बार दोबारा सुने, आप लोगों ने क्या काम करना है, ये चीज़ बस ज़हन में रखनी है कि जो ऑब्जेक्टिव इमेज बनाता है ना वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है, और फाइनल इमेज इससे आई पीस से ही बनता है, तो इसलिए हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया, आई पीस वाला ऑब्जेक्टिव वाला यूज़ ही नहीं किया, ठीक है। तो आई पीस के लिए हम लोगों ने लेंस इक्वेशन लगानी है, तो लेंस इक्वेशन लगाई है, अपनी मर्जी से प्राइम लगा दी है उनके ऊपर, ठीक हो गया। लो बच्चों ये थी एक जनरल सी बात, ठीक है। अब एक बात जो मतलब इसमें थी वो बताया कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल एडजस्टमेंट में इमेज इन्फिनिटी पर बनता है, ठीक हो गया बच्चों। ये था आपका चौथा न्यूमेरिकल जो कि ख़त्म हो चुका है, ठीक है। इसको ज़रा आप लोग एक मरतबा गौर से देखते जाएं, देख लें इसको ज़रा 2 मिनट, मैं आपको दे देता हूँ 2 मिनट का टाइम, इसको नोट कर लें जिसने करना है।
लो बच्चों, ये आपका चार न्यूमेरिकल आपके हो गए हैं, ठीक है। इनको अब आप लोगों ने देख लिया होगा अच्छे तरीके से। अब हम लोग चलते हैं अपने पांचवें न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है जी। अब पांचवा न्यूमेरिकल आपका क्या है? पांचवें न्यूमेरिकल में उसने आपको कहा है पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ एंड 3.6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है जी, 3 सेंटीमीटर। अ सेकंड थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड कोएक्सियल द फर्स्ट एंड 26 सेंटीमीटर फ्रॉम इट ऑन द साइड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द टू लेंसेज। लो बच्चों, यहाँ पर ना उसने कितने लेंस यूज़ कर दिए हैं? एक तो बात आपको पता होनी चाहिए, उसने 2 लेंस यूज़ कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ पर आप लोगों ने गौर करना है, डेटा लिखना शुरू करते हैं ज़रा। ये देखें भाई, साथ साथ नोट करें आप लोग, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस, ठीक है जी, एंड 3.6 फ्रॉम अ थिन कन्वेक्स लेंस। एक छोटे कन्वेक्स लेंस से, मतलब ये देखें एक थिन कन्वेक्स लेंस है और एक दूसरा बड़ा कन्वेक्स लेंस है। इसका मतलब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के टॉपिक से रिलेट कर रहा है। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दे दिया है थिन कन्वेक्स लेंस से? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बच्चों आपको दे दिया है 3.6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लिख लें P इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है उस कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी है बच्चों? कहता है वो 3 सेंटीमीटर है। लो जी, पहले वाले कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आ गई 3 सेंटीमीटर, इट मीन्स ये ऑब्जेक्टिव बन गया। एक बात ये हो गई। उसके बाद कहता है क्या कहता है कि सेकंड, ठीक है जी, जो कन्वेक्स लेंस है ना वो 16 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ है, ठीक है। तो जो इसका मतलब ये फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है, जो कि ज़्यादा होती है, तो ये आई पीस है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आई पीस की फोकल लेंथ जो होती है वो आपको पता है ऑब्जेक्टिव से बड़ी होती है, ठीक हो गया। तो लो बच्चों, ये आपके पास 3 चीज़ें आ गई। उसके बाद कहते हैं ऑब्जेक्टिव और आई पीस के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहलाती है। याद है मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वो भी आपको दे दी है। कहते हैं फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द 2 लेंसेज। कहते हैं आपने इमेज, जो फाइनल इमेज बनता है ना, उसकी पोजीशन बतानी है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर थोड़ी बनता है, वो तो अब आपको पता होगा कहाँ पर बनता है, और हम लोग बल्कि भी देख भी लेंगे कि फाइनल इमेज। तो कहते हैं बताएं जी यहाँ पर फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो ये इसको हमने क्यू प्राइम का नाम दे दिया है, ठीक है, क्योंकि एक देखें ना एफ है, ये पी है, ये एफ है, तो ए क्यू होगा, तो उसके बाद एफ प्राइम है और उसके बाद ये क्यू प्राइम है। हमने नाम अपनी मर्जी से इसको दे दिया। ये आप लोगों ने नोट तो कर लिया होगा साथ साथ। अब कैलकुलेशन हमारी स्टार्ट होती हैं। फर्स्ट लेंस के लिए, पहले लेंस के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q होगा फार्मूला, क्योंकि p और f यूज़ किया ना पहले वाले लेंस के लिए, फर्स्ट लेंस के लिए। तो लो बच्चों, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q था। मैंने वहाँ से 1/q निकाला, 1/f माइनस 1/p बन गया, ठीक है। उसके बाद 1/q इज इक्वल टू f जो है वो आपके पास 3 है और p जो है वो 3.6 है। इन दोनों का एलसीएम लिया, इसको सोल्व किया और आप लोगों के पास एक ब्यूटीफुल आंसर आ गया 18 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि पहला वाला जो लेंस है, अब ये डायग्राम देखें, ये फर्स्ट लेंस है, ये सेकंड लेंस है। पहले लेंस के सामने जो ऑब्जेक्ट पड़ा है उसका डिस्टेंस p है और जो इससे इमेज बनना था वो q था। और आपस की बात है, ये जो पहला डिस्टेंस था ये आपको 3.6 सेंटीमीटर दे दिया गया था और दूसरा आपके पास 18 सेंटीमीटर आ चुका है। और इस लेंस की जो फोकल लेंथ आपको दी गई थी वो 3.0 सेंटीमीटर थी बच्चों, ठीक है। इसको साथ साथ नोट कर लें। अब देखें, ये लेंस की फोकल लेंथ भी आ गई, p भी आ गया आपके पास, q भी आ गया। उसके बाद अब आप लोगों के पास देखें इस ऑब्जेक्ट का ना, ये जो लेंस है आई पीस, सेकंड लेंस का जो फाइनल इमेज बना है वो ये बना है। ये आप लोगों ने डिस्टेंस मालूम करना है। अब इससे पहले, ये मालूम करने से पहले आप लोगों को क्या चाहिए बच्चों? इसको आप लोगों ने मालूम करना है ना, तो आप लोगों को पहले चाहिए पी प्राइम। क्या चाहिए? अब आप लोगों को पी प्राइम चाहिए। अब आप लोगों के पास पी प्राइम भी नहीं है, तो फिर ही तो क्यू प्राइम मालूम होगा अगर आपको पहले पी प्राइम पता हो। तो अब इसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे? देखें, मैं आपको तरीका बताऊं पी प्राइम कैसे मालूम करेंगे। आप लोगों को मैंने भी बताया था कि जो टोटल डिस्टेंस होता है ना यहाँ से यहाँ तक का, बच्चों ये टोटल डिस्टेंस होता है इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस क्या है? क्यू है, और ये क्या है? पी प्राइम है। तो क्यू ना मैं ऐसे कर दूं कि एल इज इक्वल टू क्यू प्लस पी प्राइम कर दूं, ठीक है ना, क्योंकि क्यू ये है और पी प्राइम ये, दोनों को ऐड करेंगे तो एल आ जाएगी टोटल लेंथ। यहां से पी प्राइम किसके बराबर आ जाएगा? एल माइनस क्यू के बराबर आ जाएगा। अब ये एल भी आप लोगों को सवाल में गिवन है और ये क्यू भी आप लोगों ने ऊपर निकाल लिया हुआ है। इन दोनों को आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? पी प्राइम आ जाएगा, ठीक है।
और उसके बाद आप लोगों ने क्यू प्राइम मालूम करना है, और एफ प्राइम भी आप लोगों को गिवन है, इसकी फोकल लेंथ भी आप लोगों को गिवन है, और ये कितनी गिवन है 16 सेंटीमीटर। अब देखें फोकल लेंथ भी आप लोगों के पास आ गई है, और ये पी प्राइम आप लोगों को पता चल जाएगा यहाँ से, तो बच्चों क्यू प्राइम यहाँ से भी निकलेगा। तो पहले सबसे हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग ये इक्वेशन लिखते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, प्राइम प्राइम लगा दिया, 1/q प्राइम इज इक्वल टू 1/f प्राइम माइनस 1/p प्राइम। अब L इज इक्वल टू क्यू प्लस पी प्राइम मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, तो पी प्राइम यहाँ से निकल गया, पी प्राइम आ गया 8 सेंटीमीटर, सेंटी नहीं ठीक है सेंटी। अब पी प्राइम आपके पास आ गया बच्चों 8 सेंटीमीटर। आप लोगों ने इस, अब देखें, अब आप लोगों के पास था जी 1/f प्राइम इज इक्वल टू 1/p प्राइम प्लस 1/q प्राइम। आप लोगों ने यहाँ से 1/q प्राइम किसके बराबर निकाला, 1/f प्राइम माइनस 1/p प्राइम। अब f प्राइम, f कितनी है ये आपको मैंने बताई थी 16 सेंटीमीटर है, p आप लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया बच्चों, वो कितना आया है 8 है। तो जब आप लोग इस सारे को सोल्व करते हैं आंसर -16 सेंटीमीटर आता है। बच्चों नेगेटिव का साइन यहाँ पर क्या शो करता है, याद रखना है नेगेटिव का साइन यहाँ पर क्या शो करता है कि फाइनल इमेज जो होगा वो वर्चुअल होगा। और आप लोग देखें ये जो इमेज बना है दिस इमेज इज वर्चुअल, तो लिहाजा इसका डिस्टेंस जो होगा वो नेगेटिव होगा, तो क्यू प्राइम इज नेगेटिव वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो लो बच्चों ये थी आप लोगों की क्या नाम है अपना हमारा जो ना नेक्स्ट न्यूमेरिकल 5वां न्यूमेरिकल था, ये भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रा अच्छे तरीके से, आपको 1 मिनट देता हूँ, इसको आप लोग सोच समझ के जो है ना इसको आप लोगों ने नोट कर लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, इसको ज़रा गौर से देखें। ठीक है, खुलासे तो आप लोगों के पास होंगे, तो वो भी आप लोगों ने देख लेना। अगर किसी को फिर भी हो तो वो चैनल से जाके भी इस वीडियो को हासिल कर सकता है अपने। ठीक है, इसको ज़रा कर लें नोट, शाबाश, जल्दी ज़रा करें, मिनट लगाएं। लो भी बच्चों, अब हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है जी, 10.6 न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है जी, 10.6 न्यूमेरिकल में उसने क्या कहा है आप लोगों को, ये ज़रा आप लोगों ने चीज़ अब समझनी है। ठीक है जी, 10.6 में कहता है अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लो जी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड आ गया, हैज़ लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ, हाँ जी 10 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, इट मीन्स, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव है वो बड़ा अपना क्या नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ठीक है, फोकल लेंथ आपको दे दिए, एक दिए 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर आ गई बच्चों, और आईपीस की फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर आप लोगों के पास आ गई। और उसके बाद कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 1.2 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लेंस। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये देखें यहाँ पर जो आप लोगों को ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया गया है वो 1.2 सेंटीमीटर दे दिया गया है सवाल में। उसके बाद उसने क्या आपको सवाल में कहा है, ठीक है, ये एक बार दोबारा देखें, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसमें फोकल लेंथ जो दी गई है आपको ऑब्जेक्टिव की वो 1 सेंटीमीटर है, आईपीएस की 3 सेंटीमीटर है, डाटा लिखते जाएं साथ साथ, और जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो 1.2 सेंटीमीटर आप लोगों को सवाल में दिया गया है। और उसके बाद जो इमेज बना है वर्चुअल इमेज बना है, तो एक तो बात आपको पता होनी चाहिए वर्चुअल इमेज के लिए तो क्यू नेगेटिव होता है, तो वो -25 सेंटीमीटर आप लोगों के पास आ गया है। उसके बाद मालूम क्या करना है, कहते हैं सेपरेशन ऑफ द लेंसेज मालूम करें, यानी आप लोगों ने लेंसेज के दरमियान का डिस्टेंस मालूम करना है, और उसके बाद मैग्नीफिकेशन मालूम करनी है। तो बड़ा सिंपल सा अब न्यूमेरिकल है ये। ठीक है, अब डाटा आप लोगों ने इसको देख ले एक मरतबा, 5-4 चीज़ें आप लोगों को दे दी गई हैं, 2 आप लोगों ने मालूम करनी है। डाटा तो सबने लिख लिया होगा साथ साथ। अच्छा, अब आप लोगों ने ज़रा यहाँ पर एक चीज़ पे गौर करना है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q होता है। ठीक है, तो 1/q किसके बराबर आ गया, 1/f माइनस 1/p के बराबर आ गया। तो 1/q इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव आपको जो दी गई थी वो 1 सेंटीमीटर थी, और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो था वो 1.2 था। तो जब आप लोगों ने इसका एलसीएम लिया, माशाल्लाह एलसीएम तो लेना आता होगा, तो बच्चों ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस आप लोगों के पास आया है वो कितना आया है, 6 सेंटीमीटर आ गया है। ठीक हो गया, ये आप लोगों ने किसके डिस्टेंस को निकाला है, ऑब्जेक्टिव से जो इमेज का डिस्टेंस बना है वो आप लोगों को के पास आ गया है। ठीक हो गया, अब इसके बाद यानी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी, जो मतलब वो आप लोगों के पास ओवरऑल आ गई है हमारे। अब इसके बाद पोजीशन नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, दोबारा सुन लें, जो इमेज बनेगा ना ऑब्जेक्टिव का, उस इमेज की पोजीशन जो है ना वो 6 सेंटीमीटर है। यानी
ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाया है वो लेंस से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर जाके बनाया आगे, ठीक है। उसके बाद अब देखें आई पीस 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q है। तो बच्चों 1/p, अब इसी तरह ही आप लोगों ने ऑब्जेक्ट निकालना है, किसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है, जो आई पीस का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/pe प्लस 1/qe, तो यहाँ से 1/pe किसके बराबर आ गया, तो ये उधर चला जाएगा, तो जाके माइनस हो जाएगा, तो ये QE जो है वो -25 सेंटीमीटर था, आपने देखा भी था अभी, ठीक है। तो मैंने यहाँ से 1/PE किया और फाइनली मेरे पास 1/PE इज इक्वल टू ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे है, तो बच्चों PE मेरे पास कितना आ गया 2.7 सेंटीमीटर। एक बात अपने जहन में रखें, जिस बच्चे को पिछला न्यूमेरिकल आता है उसके लिए ये न्यूमेरिकल करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, वो किसी भी की बुक से कर सकता है इसको, ठीक है। अब देखें L इज इक्वल टू QO प्लस PE होता है, आप लोगों को पता है L इज इक्वल टू क्या होता है QO प्लस PE, ये भी मैं आपको पिछले न्यूमेरिकल में बता चुका हूँ। तो जस्ट यहाँ से आप लोगों ने L की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर आपको पता है MO इंटू ME होती है। MO जो होगा वो QO/PO होगा और ME क्या होगा 1 + D/FE होगा। अब QO और PO, ये QO हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे शुरू में, देखें। अब अक्सर बच्चों के दिमाग में था पता नहीं वो शुरू में हम लोग क्या कर रहे हैं। ओ भाई, हम लोगों ने क्या करना था, आपको सवाल में डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट तो दिया गया था, QO नहीं दिया गया था, तो आप लोगों ने फर्स्टली क्या कैलकुलेट किया था, सबसे पहले आप लोगों ने QO ही तो कैलकुलेट किया था। और QO कैलकुलेट किया था किस फार्मूले से, QO बच्चों आप लोगों ने कैलकुलेट किया था इस फार्मूले से 1/FO इज इक्वल टू 1/PO प्लस 1/QO। तो देखें M मालूम करने के लिए आपको QO चाहिए था, QO आपके पास आया जैसे ही, PO आप लोगों को ऑलरेडी गिवन था, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों ने QO/PO तो निकाल लिया। उसके बाद D आपको पता है 25 होता है, अब बोला था FE आप लोगों को सवाल में गिवन नहीं थी, कि गिवन थी, बस वो भी सवाल में आप लोगों को गिवन थी। तो आप लोगों ने डायरेक्ट क्या काम किया है, आप लोगों ने डायरेक्टली FE सवाल में कितना गिवन था जी, ये 3 सेंटीमीटर था, D कितना है 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि आपको PO भी गिवन था, ये भी गिवन था, ये भी गिवन थी, ये नहीं गिवन था, ये इधर से निकाली थी, आपके पास M तो आ गया, ठीक है। उसके बाद L जो था ना, ये मालूम करना था सवाल में, इसके लिए आपको QO और PE चाहिए था, ठीक है। QO और PE चाहिए था, तो आप लोगों ने QO और QO यहाँ से निकाल लिया था पहले ही, और PE आप लोगों ने अलहदा से निकाला था। तो मैं एक मरतबा इसकी ओवरऑल समरी आप लोगों को बता देता हूँ, अक्सर लोगों को दौरा पड़ गया होगा। देखें, आप लोगों ने मालूम करना है L और M। मुझे बताएं L का फार्मूला क्या होता है, QO प्लस PE, ये L होती है, ठीक है। और उसके बाद M होता है QO/PO इंटू 1 + D/FE। अब ये दो फार्मूलाज थे मेरे पास यार, बस मैंने ये चीज़ें मालूम करनी थी। अब QO नहीं था, मैंने QO को ऐसे मालूम कर लिया, तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, PO मुझे सवाल में गिवन था, FE गिवन था, D गिवन था, मैंने सारा कुछ पुट किया, मेरे पास M तो बड़ी आसानी से आ गया। मगर इसके लिए मुझे PE चाहिए था। PE निकालने के लिए बच्चों मैंने दोबारा ये वाला फार्मूला यूज़ किया, 1/FE इज इक्वल टू 1/PE प्लस 1/QE। तो मुझे यहाँ से PE भी मेरे पास आ गया। तो जब PE भी आ गया, QO भी आ गया, तो मैंने इसमें पुट करके L की वैल्यू भी निकाल ली। आई थिंक इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था, ठीक हो गया बच्चों। लो जी, तो ये था जी आपका ओवरऑल 6th न्यूमेरिकल, ठीक हो गया। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे बच्चों 7th न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। 7 वाला जो न्यूमेरिकल है ये भी बहुत मतलब कहने के आसान सा ही न्यूमेरिकल है, इसमें कोई परेशानी वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो 7 वाले न्यूमेरिकल को मैं आपको दूसरे तरीके से बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखें ज़रा, अब आप लोगों के सामने है ये, ठीक है जी। क्या कहता है, कहता है सोडियम लाइट है, उसकी वेवलेंथ है 589 नैनोमीटर, इज़ यूज टू व्यू एन ऑब्जेक्ट अंडर अ माइक्रोस्कोप। उसको एक माइक्रोस्कोप के अंदर एक ऑब्जेक्ट की मदद से देखना है। कहता है इफ़ द अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज़ 0.9 सेंटीमीटर। देखें, वेवलेंथ जो यूज़ की है 589 नैनोमीटर थी, मैंने बच्चों इधर लिख दी, और जो डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव दिया गया है वो 0.90 सेंटीमीटर दिया गया है। उसको सोल्व किया तो ये मीटर में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद लिमिटिंग एंगल ऑफ रेजोल्यूशन अल्फा मिनिमम, देखें उसने आपको किधर ये मालूम करना है, कहते हैं फाइंड द लिमिटिंग एंगल ऑफ रेजोल्यूशन, ये मालूम करें। उसके बाद दूसरे पार्ट में कहता है यूजिंग विजिबल लाइट ऑफ एनी वेवलेंथ, कहता है बाय यूजिंग विजिबल लाइट ऑफ एनी वेवलेंथ व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट ऑफ, अच्छा एक बात सुन लें, जिस बच्चे को चैप्टर नहीं ना आता अंदर से, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, उसके लिए न्यूमेरिकल कोई नहीं उससे होने, ठीक है ना। तो वो इस चीज़ की टेंशन ना ले, वो आराम सुकून से इंजॉय करे घर में बैठा, ठीक है। ये देखें इधर,
या पहले लेक्चर लेके आए सारे। आपको लैम्डा भी दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव भी दिया है, मिनिमम लिमिटिंग एंगल ऑफ रेजोल्यूशन अल्फा मिनिमम निकालना है। ठीक है, अब इस चैप्टर के शुरू में अल्फा मिनिमम का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ, अल्फा मिनिमम इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा ओवर डी। 1.22 यहीं पर रहा, लैम्डा की वैल्यू भी दी है, डी की वैल्यू भी दी है, इन दोनों को बस डिवाइड करना है। माशाल्लाह आप लोग समझदार लोग हैं तो आपका आंसर आ जाएगा रेडियन में। ठीक है, थीटा इज मेजर्ड इन रेडियंस। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं थी। ठीक है, आप लोगों ने ये मालूम कर लिया। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या मालूम करना है, उसके बाद कहता था आप लोगों को कहता है बाय यूजिंग विजिबल लाइट ऑफ एनी वेवलेंथ, किसी भी वेवलेंथ ऑफ लाइट को यूज़ करना है, मगर निकालने के मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो भाई मैक्सिमम लिमिट निकालने के लिए ना हमें मिनिमम वेवलेंथ वाली लाइट ही यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो अब उसके लिए क्या काम करना है, कहते हैं फॉर मैक्सिमम लिमिट ऑफ ए रेजोल्यूशन यानी अल्फा मिनिमम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इज यूज्ड। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को यूज़ करना पड़ता है, याद रखना। मैक्सिमम अल्फा के लिए कौन सी लाइट को यूज़ करना पड़ेगा, मिनिमम अल्फा मिनिमम की मैक्सिमम रेजोल्यूशन निकालने के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपको यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ विजिबल स्पेक्ट्रम में होती ही वायलेट कलर की है बच्चों, किसकी होती है, वायलेट कलर की। और जो वायलेट कलर होता है उसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर होती है। तो मैंने यहाँ पर 400 नैनोमीटर पुट किया, तो ठीक है वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है, तो अल्फा मिनिमम इज इक्वल टू आप लोगों के पास आ गया 1.22 लैम्डा ओवर डी। तो लो बच्चों ये है जी आप लोगों का, और यहाँ से 0.54 इंटू 10⁻⁻⁴ अल्फा मिनिमम प्राइम आपके पास आ जाएगा वैल्यूज पुट करने के बाद। ठीक है, और 5.4 इंटू 10⁻⁵ रेडियन आंसर आ जाएगा। लैम्डा यहाँ पर क्या पुट करना है, ये पुट करना है। डायामीटर आपने वो जो ऊपर आपको सवाल में गिवन था वही पुट करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लो जी बच्चों ये था आपका ओवरऑल। ठीक है, हमारा एक ये भी न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट भी है और ये पेपर में आता भी होता है। तो एक बात याद रखें, अल्फा मिनिमम निकालना है तो ये अगर अल्फा मिनिमम की क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो फॉर मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपको यूज़ करनी पड़ेगी बस। ठीक है, क्योंकि आपको पता है रिजॉल्विंग पावर मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का जो है ना वो निकालने के लिए क्या यूज़ करना है, मिनिमम वेवलेंथ यूज़ करनी पड़ती है। लो जी ये आपके 7 न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, बहुत आसान था ये, कुछ मुश्किल भी नहीं था इसमें। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे अपना 8वां न्यूमेरिकल। 8वां न्यूमेरिकल बड़ा छोटा सा है, कहता है एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैविंग मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है जी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैविंग मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 5, मैग्नीफाइंग पावर 5 दे दी गई है, ऑफ टू थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ टू थिन लेंसेज 24 सेंटीमीटर अपार्ट। लो जी डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज 24 सेंटीमीटर दे दिया गया है। एफ ओ और एफ ई मालूम करना है। और यार मुझे बताओ मैग्नीफाइंग पावर होती है एम इज इक्वल टू एफ ओ ओवर एफ ई। देखें दो फार्मूलाज है, एम इज इक्वल टू एफ ओ ओवर एफ ई और एक फार्मूला एल इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई। बस ये दो फार्मूलाज आपके यहाँ पर लगने। एम इज इक्वल टू एफ ओ ओवर एफ ई, तो यहाँ से एफ ओ किसके बराबर आ जाएगा, 5 एफ ई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो एफ ओ इज इक्वल टू 5 एफ ई आ गया। एल इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई है। यहाँ पर एल की वैल्यू 24 दी थी, एफ ओ की जगह पर 5 एफ ई पुट कर दिया और ये एफ ई यहीं पर रहा। तो बच्चों ये 6 एफ ई बन गया, यहाँ से एफ ई भी आ गया कितना, 4 सेंटीमीटर। अब एफ ई आपके पास 4 सेंटीमीटर है, इसी को आप लोगों ने दोबारा 1 में पुट कर दिया यहाँ पर, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कराया तो आप लोगों के पास 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव आ गई है। ठीक है जी, तो लो जी बच्चों ये थी आप लोगों के जो है ना छोटे छोटे मतलब क्या नाम है चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल। ये 8वां न्यूमेरिकल भी आपका ख़त्म हो गया। वेरी इंटरेस्टिंग था। ठीक है, ये आसान सा था। ये न्यूमेरिकल जो है ना 8वां, ये आपको एमसीक्यूज़ में भी आ जाता होता है पेपर में। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको बड़े अच्छे तरीके से ध्यान से कर लेना है। ठीक है, इसको नोट करें, शाबाश, जल्दी ज़रा मिनट लगा लें। अच्छा बच्चों इसको कर लें ज़रा नोट। ठीक है, बाकी इसके 2 न्यूमेरिकल रह गए हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको जो है जी बच्चों क्या नाम है अपना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करवा दूंगा, 9 और 10 न्यूमेरिकल। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।